तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस बुक है। ठीक है, ये चैप्टर 9 है और प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की ही वजह से हम लोग वस्तु को देखते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नहीं पता होगा। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश के गुण। तो प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आ जाती है। उसके बाद है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है, जैसे कि अपारदर्शी का मतलब हो गया एक कोई भी मोटा वस्तु को ले लो। ठीक है, अगर मोटा वस्तु अगर वहाँ पे हम लोग लाइट को मारेंगे तो वो छाया बना देगा। ठीक है, जैसे आप धूप में खड़े होकर देखिएगा, आपका छाया बनेगा, क्योंकि वो प्रकाश को आर पार नहीं कर सकता है, इसके चलते। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। इसका होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो ये चीज़ याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन। तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश का परावर्तन कर देता है। उसके बाद यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, नियम को हम लोग जानेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो पहला पॉइंट में क्या है, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये चीज़ याद कर लेना। ठीक है, अपवर्तन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। उसके बाद है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये है आपतित किरण। ठीक है, ये है आपतन कोण या कोण बनाता है, और ये है अभिलंब। ठीक है, इसको बीच को हम लोग अभिलंब कहेंगे। और ये है परावर्तन। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सूरज है, सूरज का और ये क्या है, आपतन कोण है। आपतन कोण मतलब कि एक आईना है। ठीक है, आईना है। तो यहाँ पे सूरज का रोशनी अगर यहाँ पे डायरेक्ट पड़ेगा तो यहाँ से परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, परावर्तन होकर सीधा जाएगा यहाँ पे, और बीच में क्या बनेगा, अभिलंब बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से दो परावर्तन किरण प्रतिच्छेदित होती है या फिर प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है, वहीं पे क्या बनता है, परावर्तित किरणें बनती है। अब यहाँ पे देखो दोनों में अंतर। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या है, सो उसको देखो। तो यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, यह तभी परावर्तन बनेगा जबकि जब प्रकाश की किरण क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब में यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है, यानी कि होती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रतीत होती है, यानी कि अनुमान में। उसके बाद यहाँ पे इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग पर्दे पर ही प्राप्त करते हैं। उसके बाद आभासी में क्या है, आभासी का मतलब समझ जाए कि आभास हो रहा है। ठीक है, जैसे कि कुछ लग रहा है, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, बिल्कुल उल्टा बनेगा। जैसे कि आप आईने के सामने खड़े हो जाइए। ठीक है, आप अगर यहाँ पे राइट हैंड उठाइएगा तो आईना में क्या दिखेगा, लेफ्ट हैंड उठता हुआ। ठीक है, वही होता है, जस्ट उल्टा होता है वास्तविक में। और आभासी में क्या होता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है, आभासी में प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। तो ये है समतल दर्पण। ठीक है, तो आभासी एवं सीधा होता है। समतल दर्पण क्या कैसा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी कि प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनेगा जितने की वस्तु की दूरी होगी। ठीक है, यही होता है समतल दर्पण। उसके बाद अगला पॉइंट में क्या है,
प्रतिबिंब पार्श्व प्रवर्तित होती है, यानी कि पार्श्व बनती है, यानी कि ऐसे है। ठीक है, पार्श्व का मतलब होता है लेट के, ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे है। ठीक है, आगे समझ में। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? इससे वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को मैंने भी बताया कि आप लोग आईना, आप लोग बाल कटाने जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे। ठीक है, लड़की लोग जाती होगी क्या बोलते हैं, मेकअप सेंटर। ठीक है, मेकअप करने। तो वहाँ पे जब उन लोग अपने आईना को देखती होगी तो जस्ट उल्टा दिखता होगा। ठीक है, ऐसा होता है, जस्ट उल्टा। उसके बाद यहाँ पे गोली दर्पण। तो गोली दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर से वक्रित होता है, यानी कि गोली दर्पण में क्या होता है? गोली दर्पण का परावर्तक तल अंतर की ओर बाहर की ओर वक्रित होता है। गोले दर्पण का जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है वो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, सैलून में कौन सा आईना लगा हुआ रहता है? यही अवतल दर्पण। ठीक है, हम लोग दाढ़ी बनाते हैं अवतल दर्पण का यूज करके। ठीक है, ये होता है अवतल दर्पण का, ऐसा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, सी टाइप का, जस्ट उल्टा डी टाइप का। तो गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे बनता है। अब देखो यहाँ पे गोली दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, कौन कौन से शब्द है भी देख लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहला है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। कहाँ पे होता है? दर्पण के जस्ट पृष्ठ पर। मान लो कि ये दर्पण है। ठीक है, ये क्या है? दर्पण है। पृष्ठ हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, आगे वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? पृष्ठ बोलेंगे। तो यहीं पे क्या होता है? ध्रुव स्थित होता है। अब हम लोग देखते हैं मुख्य अक्ष को। तो गोलीय दर्पण ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वक्रता केंद्र को। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर सी से निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये देखो सी से हम लोग को निरूपित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ से इसको क्या बोलेंगे? इसको वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको केंद्र, या केंद्र का मतलब होता है बीचों बीच। अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। ठीक है, द्वारक। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक है कहलाता है। इसे mn से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? mn से। देखो यहाँ पे ये हो गया m और ये हो गया n, और हम लोग इसको क्या बोलेंगे? द्वारक कहेंगे। ठीक है, यहीं से इसको द्वार का मतलब हो गया द्वार। ठीक है, अब यहाँ पे है मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकार मिलती है या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, F का ये मतलब हो गया फोकस दूरी। ठीक है, यानी कि अगर ये मान लो यहाँ पे सैलून में आईना रखा हुआ है। ठीक है, समतल दर्पण रखा हुआ है और हम लोग यहाँ पे कुर्सी लगा हुआ रहता है, तो यही होता है फोकस दूरी। इतने से इतने दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस दूरी। ठीक, अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। हम इस संबंध को R = F द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कुछ अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम है। सो नियम जान लो। ठीक है, आपको एग्जाम में टेंशन लेने वाली बात नहीं होगा अगर नियम को जान लोगे तो सबसे पहले देखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। ठीक है, कैसे गुजरेगी? मुख्य फोकस से गुजरेगी।
मान लो, देखो ये है समतल दर्पण, ठीक है, क्या है, समतल दर्पण है। तो यहाँ से मान लो हम प्रकाश डालेंगे तो यहाँ से सीधा समतल दर्पण में ऐसे आएगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल जाएगा इधर। अब यहाँ पे क्या, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाले किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। यानी कि अवतल दर्पण में क्या होता है, मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर निकलता है, ठीक है। यहाँ पे एफ का मतलब हो गया फोकस दूरी, ठीक है, ये होता है अवतल दर्पण में। तो आप लोगों को ऐसा इमेज बनाना पड़ेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। एग्जाम में ऐसे इमेज बनाइएगा तो पूरा पूरा नंबर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब तीसरा में क्या है, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इसका भी इमेज बना लेना, तो ये भी आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण द्वारा बीम की भिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। तो बीम की स्थिति अनंत पर जब रहेगी तो फोकस एफ पर बिंदु साइज होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा रहेगा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्राकृतिक वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। सी पर अगर हम लोग करेंगे तो एफ तथा सी के बीच से निकलेगा और इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, और यह वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर हम लोग सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा प्रतिबिंब और समान साइज का बनेगा, ठीक है। मतलब कि जो जैसा वस्तु है उतना ही बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। उसके बाद है सी तथा एफ के बीच में अगर रखा जाए तो सी से परे बनेगा और ये प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। मतलब नॉर्मल वस्तु से बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लेना। अब यहाँ पे बीम की स्थिति किरण आरेख, तो अनंत पर ऐसे बनता है, सी से परे ऐसे बनता है, सी पर ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, तो इसको लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स है ये, ठीक। तो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। एफ पर इस टाइप का बनता है, पी तथा एफ के बीच में इस टाइप का बनता है। आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे अवतल दर्पणों के उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ अवतल दर्पण का होता है, सो देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में ऐसा पूछता है, सिर्फ डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कहाँ कहाँ पे किया जाता है अवतल दर्पण, एक तो होता है टॉर्च में, ठीक है, टॉर्च में आप लोग देखे होंगे, सर्च लाइट में, ठीक है, जो पुलिस लोगों के पास रहता है, तथा वाहनों के, ठीक, गाड़ी के मिरर में देखे होंगे, बाइक में साइड साइड में 2 मिरर लगा हुआ रहता है, ठीक है। हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में जो सबसे आगे हेडलाइट जलता है, ये सब अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। कौन सा दर्पण रहता है, अवतल दर्पण रहता है। उसके बाद यहाँ पे दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर रहते हैं, डेंटिस्ट लोग रहते हैं, वो भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि दांत बड़ा बड़ा दिखे। उसके बाद यहाँ पे इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में भी किया जाता है। सेविंग दर्पण का मतलब हो गया सैलून, ठीक है। सैलून के दर्पण, सैलून में जो दर्पण रहता है वो अवतल दर्पण ही रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सौर भट्टियों में कुछ सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद सौर भट्टी में, ठीक है, सौर भट्टी में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो केंद्रित हो सके, ठीक है, तब जाके सोलर ऊर्जा मिलता है, तब जाके बिजली प्राप्त होती है। अब यहाँ पे क्या है, उत्तल दर्पण, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला में क्या है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट्स बना लेना, ठीक है, इसका भी आप लोग नोट्स बना लेना। अब यहाँ पे हम लोग आके देखते हैं
उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित आकार। सबसे पहला है अनंत पर। यदि बिंब अनंत पर रखा जाए तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा और इसका जो प्रतिबिंब है अत्यधिक छोटा बनेगा, ठीक है, और बिंदु के आकार के लगभग बराबर ही बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। ये होता है उत्तल दर्पण में, ठीक है, तो इसको याद कर लेना, उत्तल और उत्तल। उसके बाद यहाँ पे अनंत तथा दर्पण के दूरी P के बीच, तो P तथा F के बीच दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा और इसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा, ठीक है, और आभासी तथा उल्टा बनेगा। अब है किरण आरेख। तो किरण आरेख को आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उत्तल दर्पणों के उपयोग, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लो। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग किसमें किया जाता है? वाहनों में, यानी कि गाड़ियों के मिररों में। इनमें ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख सकता है, ठीक है, इसलिए गाड़ी में उत्तल दर्पण रहता है। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनते हैं, इसलिए गाड़ी में उत्तल दर्पण रहता है। उसके बाद क्या है, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में भी किया जाता है, ठीक है, दुकान के बाहर में देखते होंगे आप लोग। अब यहाँ पे गोली दर्पण तथा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब हटा। उसके बाद यहाँ से प्रश्नावली, तो प्रश्नावली हम लोग बाद में करेंगे चैप्टर को पूरा ख़त्म होने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।